Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में जिसका टाइटल है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। और इस चैप्टर को मैंने पार्ट्स में कवर अप किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में और हम फॉलो करें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और इस बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओवरव्यू जैसे टाइटल को एंड यूरोपियन यूनियन को। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज को एक सिंपल और इजी तरीके से समझते हैं। ओवरव्यू। आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड इन द अर्ली 1990s, तो जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है स्टार्टिंग ऑफ द 1990s में, इट बिकेम क्लियर दैट अदर कंट्रीज बिसाइड द यूएसए, तो ये बहुत साफ हो जाता है कि जो और भी कंट्रीज हैं और भी देश हैं बिसाइड यूएसए, यूएसए के अलावा कुड ऑल्सो बिकम पावरफुल, कि वो भी शक्तिशाली बन सकती हैं इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, राजनीति और अर्थव्यवस्था में। In Europe, the European Union, and in Asia, the Association of Southeast Asian Nation। तो अगर यूरोप में बात करें तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन और एशिया में बात करें तो वहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बिकेम इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण ग्रुप बन जाते हैं। दीज ग्रुप्स वर मेड टू, तो ये ग्रुप्स बनाए गए थे फर्स्ट सॉल्व पास्ट प्रॉब्लम्स बिटवीन कंट्रीज इन देयर रीजन्स। इसका मतलब होता है पिछले विवादों को खंडित देशों के बीच उनके क्षेत्र में सुलझाना। सेकेंड, बिल्ड बिल्ड पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, मतलब शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध बनाना। थर्ड, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड रिच रीजन टुगेदर। इसका मतलब होता है मजबूत और समृद्ध क्षेत्र बनाना। बोथ यूरोपियन यूनियन एंड आसियान हैव फॉर्म न्यू रूल्स, तो जो दोनों जो हैं यूरोपियन यूनियन हो गए या फिर आसियान जैसे ग्रुप हो गए, उन्होंने कुछ नए नियम बनाए एंड सिस्टम, और कुछ नए सिस्टम दैट हेल्प देयर मेंबर कंट्रीज ग्रो, जिनकी वजह से जो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो ग्रो हुए, अर्थात वो आगे बढ़े एंड स्टे पीसफुल, और कहीं ना कहीं वो शांति बनाए रखें। चाइना हैज़ ऑल्सो बिकम अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री। चाइना भी एक बहुत मजबूत और समृद्ध देश बन जाता है, मतलब एक मजबूत और समृद्ध आर्थिक देश बनता है। एंड इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसलिए हम कह सकते हैं दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर हाउ these रीजन्स एंड कंट्रीज हैव बिकम न्यू सेंटर ऑफ पावर। इस चैप्टर में हम कहीं ना कहीं ये पता लगाएंगे कि कैसे ये जो रीजन थे या कैसे ये जो कंट्रीज थे वो एक नए सेंटर ऑफ पावर बन गए, अर्थात एक शक्ति का केंद्र बन गए हैं। एंड व्हाट देयर रोल माइट बी इन द फ्यूचर, और इनका क्या रोल होगा फ्यूचर में, भविष्य में। इमेज एक्सप्लेनेशन, तो ये जो पेज नंबर है जहाँ पे ओवरव्यू लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, उसके राइट हैंड साइड में एक इमेज बना है, तो उसके बारे में हम समझते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट इमेज इज अ रेड पोस्टर शोइंग चाइनाज अर्ली सोशलिस्ट पीरियड। तो जो पहला इमेज है वो क्या है, एक रेड पोस्टर है जो दिखाता है चाइना का जो अर्ली सोशलिस्ट पीरियड था, मतलब जब सोशलिज्म फॉलो हो रहा था, अर्थात सोशलिज्म को क्या कहते हैं, समाजवाद जब फॉलो हो रहा था। वेयर द मैसेज was, तो वहाँ पे क्या संदेश था, द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब होता है सोशलिज्म वॉज द पाथ दे स्ट्रांगली बिलीव्ड इन, कि सोशलिज्म समाजवाद वो राह है जिसमें वो पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं इन आफ्टर द रेवोल्यूशन, विद्रोह के बाद। ओके, सेकेंड, द सेकेंड इमेज इज अ मॉडर्न फोटो ऑफ शंघाई। तो जो सेकेंड इमेज है वो किसकी बात कर रहा है, वो एक आधुनिक फोटो है जो कि शंघाई जो एक बिग एंड डेवलप्ड सिटी है, मतलब एक बड़ा और विकसित शहर है, उसके बारे में बताता है। शोइंग हाउ चाइना हैज ग्रोन इनटू एन इकोनॉमिक पावर, जो हमें बताता है कि चाइना कैसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 16 के बारे में। चलिए इस पेज को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यूरोपियन यूनियन
बैकग्राउंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या बैकग्राउंड बनता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप वॉज बैडली डैमेज। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो यूरोप है वो बुरी तरीके से डैमेज होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इकोनॉमीज वर ब्रोकन, तो जो भी इकोनॉमीज थी वो टूट जाती हैं। एंड ओल्ड राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज वर फियर टू रिटर्न, तो कहीं ना कहीं ये डर था कि जो पुरानी दुश्मनी है वो वापस ना आ जाए। ओके। सेकेंड, लीडर्स ऑफ यूरोप वांटेड टू नो, तो जितने भी लीडर्स थे यूरोप के वो ये जानना चाहते थे, शुड यूरोप गो बैक टू इट्स ओल्ड वेज, क्या यूरोप को जो वो पुराने तरीके जो अपनाता था वहाँ चले जाना चाहिए, उसको फिर से वापस उसी को फॉलो करना चाहिए। और बिल्ड न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड पीस, या फिर उसे एक नया सिस्टम बनाना चाहिए किसके ऊपर, जो बेस्ड हो कोऑपरेशन एंड पीस के ऊपर, अर्थात सहयोग और शांति के ऊपर। In 1945, यूरोपियन कंट्रीज सॉ दैट द ओल्ड वेज हैड फेल, तो 1945 में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो भी यूरोप के देश हैं, वो ये देखते हैं कि जो पुराने तरीके हैं द ओल्ड वेज हैड फेल, वो फेल हो चुके हैं। एंड दे नीडेड न्यू आइडियाज टू बिल्ड, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक न्यू आइडियाज चाहिए थे दोबारा बनने के लिए, अर्थात पूर्ण निर्माण के लिए नए विचार चाहिए थे। हेल्प फ्रॉम द यूएसए, दैट इज मार्शल प्लान एंड नाटो के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर 1945 ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो 1945 के बाद जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर को हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध, द यूनाइटेड स्टेट हेल्प यूरोप, तो यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया था, यूरोप की मदद की थी। बाय गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या दिया था उनको, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। अंडर द मार्शल प्लान टू रिबिल्ड इकोनॉमीज, तो ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट यूएसए के द्वारा यूरोप को मिल रहा है, ये मार्शल प्लान के तहत दिया गया था, जिससे कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो वापस से अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड कर सकें, दोबारा बना सकें। द यूएस ऑल्सो क्रिएटेड नाटो, यूनाइटेड स्टेट ने नाटो का भी क्रिएशन किया था। अ सिक्योरिटी ग्रुप टू प्रोटेक्ट यूरोप फ्रॉम द थ्रेट, जो नाटो है वो एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज हो उनको प्रोटेक्ट करता है थ्रेट से। हम थ्रेट को क्या कह सकते हैं, जैसे कि कोई धमकी हो गई या फिर कोई रिस्क हो गया, उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अंडर दिस प्लान, तो मार्शल प्लान के अंडर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज क्रिएटेड इन 1948, तो मार्शल प्लान के अंदर में एक बनता है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि 1948 में बनता है। टू मैनेज द फाइनेंशियल हेल्प, जो ये मैनेज करता है जो भी फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है। एंड प्रमोट ट्रेड एंड कोऑपरेशन, और कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देता है किसे, ट्रेड को और कोऑपरेशन को, अर्थात व्यापार को और कहीं ना कहीं सहयोग को वो बढ़ाता है बिटवीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, किनके बीच में, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उनके बीच में। स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिटी, इन 1949 द काउंसिल ऑफ यूरोप वाज फॉर्म्ड, तो 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनता है टू इंक्रीज पॉलिटिकल कोऑपरेशन, जिसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, अर्थात राजनीतिक सहयोग को बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक यूनिटी ग्रीव इन 1957, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक यूनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है 1957 में विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाता है तब। लेटर द यूरोपियन पार्लियामेंट एडेड अ पॉलिटिकल रोल टू दिस कोऑपरेशन, तो बाद में इस कोऑपरेशन में किसको ऐड कर दिया गया, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो जो पॉलिटिकल रोल है, राजनीतिक रोल, उसको भी इस कोऑपरेशन का पार्ट बना दिया गया। व्हेन द सोवियत यूनियन ब्रोक डाउन, जब सोवियत यूनियन टूटता है, यूरोप मूव फास्टर, तो कहीं ना कहीं जो यूरोप होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। एंड इन 1992 द यूरोपियन यूनियन वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड, तो 1992 में यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली बन जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन कब बनता है, ईयर बताइए, तो इसका ईयर होगा 1992। मेन अचीवमेंट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, अब हम समझते हैं कि मेन अचीवमेंट्स क्या थे यूरोपियन यूनियन के। पहला है द यूरोपियन यूनियन हेल्प क्रिएट, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन ने मदद किया था ये बनाने में, क्या, पहला है अ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, तो हम कह सकते हैं एक विदेश और सुरक्षा नीति। सेकंड, कोऑपरेशन इन जस्टिस एंड इंटरनल अफेयर, इसे हम कह सकते हैं न्याय और हमें सहयोग करना चाहिए किसमें, जस्टिस एंड इंटरनल अफेयर में, मतलब न्याय और आंतरिक मामलों में सहयोग करना चाहिए। थर्ड, अ कॉमन करेंसी, एक कॉमन करेंसी की बात हुई जिसका नाम है यहाँ पे फॉलो हो रहा है कॉमन करेंसी, दैट इज यूरो। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 17 के बारे में। चलिए इस पेज में क्या लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
यूरोपियन यूनियन मैप, तो आप इस पेज में देख सकते हैं एक यूरोपियन यूनियन मैप बना हुआ है। द मैप शोज टू टाइप ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, तो इसमें दो तरीके के यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनको दिखाया गया है। फर्स्ट जो कि वॉलेट जो कि पर्पल कलर के हैं, दे आर शोइंग ओल्डर मेंबर्स जो ज्वाइन अर्लियर, तो कहीं ना कहीं जो पर्पल कलर में जितने भी कंट्रीज को शो किया गया वो पुराने मेंबर्स हैं इस यूरोपियन यूनियन के, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था। और जो सेकेंड है, जो ऑरेंज कलर से जिन कंट्रीज को दिखाया गया है वो है न्यू मेंबर्स ज्वाइन लेटर, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था, मोस्टली आफ्टर द कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर के बाद इन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया है। अब हम समझते हैं यूरोपियन यूनियन एक्सपेंशन एंड चैलेंजेस की। यूरोपियन यूनियन जब एक्सपैंड कर रहा था, जब विस्तार कर रहा था, तो उसको क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैनी न्यू कंट्रीज ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन, तो बहुत सारे नए देशों ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, स्पेशली फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, तो खास करके जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से जितने कंट्रीज थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, खास करके जैसे कि पोलैंड हो गया, लैटविया हो गया, एटसेट्रा। आफ्टर द सोवियत यूनियन ब्रोक डाउन, तो मतलब कि सोवियत यूनियन ब्रोक डाउन मतलब टूटने के बाद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। बट दी प्रोसेस हैज़ नॉट बीन ईजी, तो लेकिन ये जो प्रोसेस था ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। सम पीपल इन दीज न्यू कंट्रीज डोंट फुली सपोर्ट यूरोपियन यूनियन डिसीजन, तो कुछ जो लोग हैं इन जो नए देशों में थे, ओके, वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे जो भी यूरोपियन यूनियन के डिसीजन थे, जो भी उनके फैसले होते थे या जो भी उनके निर्णय होते थे। सम एग्जिस्टिंग यूरोपियन मेंबर्स आर हेजिटेंट टू इंक्लूड न्यू कंट्री, तो बहुत सारे जो पुराने यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते थे या दुविधा में थे कि क्या हमें नए कंट्रीज को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। पावर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, अब हम समझते हैं कि पावर क्या थी यूरोपियन यूनियन की। द यूरोपियन यूनियन इज स्ट्रॉन्ग इन फोर वेज, तो जो यूरोपियन यूनियन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ओके, इन चार तरीकों से। पहला है इकोनॉमिक, दैट इज मनी एंड ट्रेड, तो मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, ओके, और मनी एंड ट्रेड का मतलब होता है पैसा और व्यापार। सेकेंड है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, इसका जो लिखा है लॉज एंड लीडरशिप, तो इसमें हम कह सकते हैं कानून और नेतृत्व। थर्ड है डिप्लोमेटिक, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन, तो हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक कहते हैं कूटनीतिक, और इंटरनेशनल रिलेशन को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फोर्थ है मिलिट्री, और इसका मतलब होता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, मतलब मिलिट्री को हम सैन्य कह सकते हैं और डिफेंस एंड सिक्योरिटी क्या कह सकते हैं, रक्षा और सुरक्षा। अब हम समझते हैं यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। By 2024, the European Union GDP, that is the total value of goods and services, is about dollar 19.35 ट्रिलियन, तो 2024 तक देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन की जीडीपी थी वो कितनी थी, ऑलमोस्ट डॉलर 19.35 ट्रिलियन थी। द यूरोपियन यूनियन करेंसी, दैट इज द यूरो, इज सो पावरफुल दैट इट कैन चैलेंज द यूएस डॉलर, तो जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है जिसका नाम यूरो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, ओके, कि वो चैलेंज कर सकती थी, चुनौती दे सकती थी यूएस डॉलर को इन द वर्ल्ड ट्रेड में। द यूरोपियन यूनियन कंट्रोल अ लार्ज शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड का एक लार्जर पार्ट को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। इवन मोर देन द यूएसए, यूएसए से भी ज़्यादा। ग्लोबल रोल देखते हैं, दिस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हेल्प्स द यूरोपियन यूनियन, तो जो इसके पास जो इसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को हेल्प करती है। हैव इन्फ्लुएंस ओवर नियर बाय कंट्रीज, की जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये अपना प्रभाव डाले, जैसे कि लाइक इन एशियन अफ्रीका, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। द यूरोपियन यूनियन इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप, यूरोपियन यूनियन एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ट्रेड में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ट्रेड में देखा जाए तो। अब हम बात करेंगे शेंगेन वीजा के बारे में। अंडर द शेंगेन एग्रीमेंट, इफ यू गेट अ वीजा फ्रॉम वन यूरोपियन यूनियन कंट्री, तो शेंगेन एग्रीमेंट के तहत अगर आपको वीजा मिल जाता है किसी एक यूरोपियन यूनियन कंट्री का, यू कैन ट्रैवल फ्रीली टू मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो आप बहुत आसानी से जो और भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं आप वहाँ जाके ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट नीडिंग अ सेपरेट वीज़ा फॉर ईच, आपको हर कंट्री के लिए एक सेपरेट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 18 के बारे में। चलिए इस पेज में क्या लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य जो पावर है यूरोपियन यूनियन के। द यूरोपियन यूनियन इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक बॉडीज। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो एक एक्टिव मेंबर है किसका? ग्लोबल इकोनॉमिक बॉडीज का, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इट ऑल्सो हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर। इसके पास पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर है, अर्थात राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, France, an European Union country, has a permanent seat in the United Nations Security Council। जो फ्रांस है वो एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है, ओके, और उसके पास क्या है? एक परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सेकंड, अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आर ऑल्सो नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो फ्रांस के अलावा और भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं किसके? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। दिस हेल्प द यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस वर्ल्ड इश्यूज। तो कहीं ना कहीं ये यूरोपियन यूनियन को हेल्प करता है कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड के इश्यूज हैं उसमें वो अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं। लाइक द यूएस पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जैसे कि यूएस का क्या पोजीशन है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। द यूरोपियन यूनियन प्रेफर्स डिप्लोमेसी। यूरोपियन यूनियन जो है वो डिप्लोमेसी को फेवर करता है, खास करके उसे प्रेफर करता है, ट्रेड को प्रेफर करता है एंड एग्रीमेंट्स को, रेदर देन फोर्स और वॉर। तो मतलब वो फोर्स और वॉर का इस्तेमाल नहीं करता है, वो किसके ऊपर ध्यान देता है? डिप्लोमेसी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर। लाइक इन इट्स डायलॉग विद द चाइना और ऑन ह्यूमन राइट्स। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि जब मतलब कि वो किस पे फोकस कर रहा था? लाइक इन इट्स डायलॉग, मतलब कि वो संवाद का यूज़ कर रहा था, जैसे कि चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स, जो भी चाइना की इश्यूज थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर देखा जाए तो उसको लेकर के। अब हम बात करेंगे मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी पावर। द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेस। तो यूरोपियन यूनियन ने कंबाइन कर लिया आर्म फोर्सेस को। आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो यूरोपियन यूनियन का जो द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यूरोपियन यूनियन के पास जो आर्म फोर्सेस हैं, ओके, वो एक साथ जो सभी कंट्रीज का जो आर्म फोर्स मिला करके है वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे है। द यूरोपियन यूनियन स्पेंड अ लॉट ऑन डिफेंस। तो मतलब कि यूरोपियन यूनियन अपने आर्म फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए, अपने डिफेंस को मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ओनली द यूएस स्पेंड्स मोर। तो मतलब इससे ज़्यादा देखा जाए तो यूएस, मतलब यूएस इससे ज़्यादा अधिक, मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और ज़्यादा स्पेंड करता है। फ्रांस इज अराउंड 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। फ्रांस के पास 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। द यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूरोपियन यूनियन स्पेस और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, यूरोपियन यूनियन स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी मजबूत है। चैलेंजेस विद इन द यूरोपियन यूनियन। अब हम समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। द यूरोपियन यूनियन कैन एक्ट एज वन ग्रुप इन मैनी एरियाज। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत सारे मामलों में एक ग्रुप के जैसा कार्य करता है, लाइक इकोनॉमी एंड सोसाइटी हो गया। बट इन सम केसेस कंट्रीज एक्ट सेपरेटली। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्पेशली इन फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर के या फिर मिलिट्री मैटर्स को लेके। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द इराक वॉर, एग्जांपल समझते हैं, जब इराक वॉर चल रहा था यूके सपोर्टेड द यूएस। यूके ने किसे सपोर्ट किया था? यूएस को सपोर्ट किया था। जर्मनी एंड फ्रांस अपोजेस। वहीं पे जो जर्मनी और फ्रांस थे उन्होंने इसका अपोज किया था, मतलब वो इसके अगेंस्ट थे। इससे हम कह सकते हैं देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ यूरो स्केप्टिज्म, कि कहीं ना कहीं एक समस्या दिखती है जिसे हम कहते हैं यूरो स्केप्टिज्म। इसका क्या मतलब होता है? सम पीपल इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डाउट द बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप। मतलब कुछ लोग जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में रहते हैं वो कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, मतलब संदेह करते हैं जो उनको फायदे मिलते हैं एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 19 के बारे में। चलिए इसमें क्या लिखा है एक सिंपल और इजी तरीके से समझते हैं। कार्टून दैट इज टॉप सेक्शन। तो इस पेज में एक कार्टून बना है, अगर आप इस पेज के टॉप में देखें तो चलिए उसमें क्या लिखा है उसे समझते हैं। इमेज डिस्क्रिप्शन, दिस कार्टून वाज पब्लिश इन 2003। तो ये जो कार्टून है 2003 में पब्लिश होता है। व्हेन द यूरोपियन यूनियन फेल टू क्रिएट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, जब यूरोपियन यूनियन फेल हो जाता है, ओके, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं बना पाता है तब। मीनिंग ऑफ कार्टून, अब हम समझते हैं इस कार्टून का क्या मतलब है। द आर्टिस्ट यूजेस द इमेज ऑफ टाइटैनिक शिप। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है उसने एक इमेज यूज किया जिसका जो इमेज है वो इमेज है टाइटैनिक शिप का, विच फेमसली सैंक, जिसे जो मतलब कि जो पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या हो गई थी, वो डूब गई थी। टू शो दैट द यूरोपियन यूनियन माइट ऑल्सो फेल, ये
टाइटैनिक शिप जो डूबता डूबता हुआ नज़र आ रहा है, ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो यूरोपियन यूनियन है, माइट आल्सो फेल, कि कहीं वो भी ना एक तरीके से फेल हो जाए और फेस ट्रबल लाइक द टाइटैनिक, या फिर वो बहुत सारे मुश्किलें या मुसीबतों का सामना करे, जैसे कि टाइटैनिक ने की। इफ इट डज नॉट यूनाइट प्रॉपर्ली, अगर वो एक साथ मिल करके सही से कार्य नहीं करते हैं तो, मतलब एकजुट नहीं हुए तो। द कार्टून वॉन्ट्स दैट द यूरोपियन यूनियन मे बी हेडिंग फॉर, कार्टून कहीं ना कहीं एक वार्निंग दे रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, फॉर डिजास्टर। ओके, वो एक खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इफ कंट्रीज डोंट कोऑपरेट एंड एक्ट एज वन, अगर जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, ओके, वो एक साथ सहयोग ना करें और एक साथ मिल करके कोई कार्य नहीं करें तो। Opposition to European Union integration. Some countries in Europe are not fully in support of the European Union becoming stronger. तो बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप में जो इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि यूरोपियन यूनियन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बने। ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटेन की पहले मतलब कि फॉर्मर मतलब जो अब नहीं है करंट में, तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैसे कि मार्गरेट थैचर केप द यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट, तो मार्गरेट थैचर ने यूनाइटेड किंगडम को हमेशा यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा। डेनमार्क एंड स्वीडन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मास्ट्रिच ट्रीटी, डेनमार्क और स्वीडन जैसे कंट्री ने हमेशा क्या किया, रिफ्यूज किया है कि मना कि वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जो भी मास्ट्रिच ट्रीटी थी, एंड डिड नॉट अडॉप्ट द यूरो, और उन्होंने यूरो को अडॉप्ट नहीं किया। यूरो क्या था, एक एक्चुअली कॉमन करेंसी था। बिकॉज ऑफ दिस द यूरोपियन यूनियन कैन नॉट ऑलवेज मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कहीं ना कहीं इन समस्याओं, इन कारणों की वजह से जो यूरोपियन यूनियन है वो एक कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पाता था, एक वो मजबूत निर्णय नहीं ले सकता था, नहीं ले पाता था अबाउट फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस को लेकर के, मतलब कि विदेश नीति और डिफेंस को लेकर के। उम्मीद करती हूँ ये इस चैप्टर का पार्ट 1 आपको एक सिंपल और ईज़ी तरीके से समझ में आया होगा, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर अप किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।